एटॉमिक मॉडल पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रोगली पढ़ते हो, हाइजेनबर्ग। हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूँ नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा चैप्टर है। अब इसमें क्या क्या करना होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो आप, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरे दोस्त क्या करते हो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ब्रोगली पढ़ते हो, हाइजेनबर्ग पढ़ते हो, क्वांटम नंबर पढ़ते हो। बहुत काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन आता कहां से है, सबसे ज्यादा फोकस हमें किस पार्ट पे रखना चाहिए। तो यार दोस्तों, सबसे ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से दो पार्ट पे रखना चाहिए। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और फिर उधर क्वांटम नंबर से, कि क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ये जो दो पोर्शन है, इन दो पोर्शनों से 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं से गिरता है, और 90 के 95% तक क्वेश्चन इसी जगह से गिरता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है इसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर एटॉमिक मॉडल एंड क्वांटम नंबर। ठीक है, अब चलो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो जरा देखो यार, हमें क्या क्या बातें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। चलो प्यारे दोस्तों, जरा इन बातों को अच्छे से ध्यान देते हैं। देखो यार दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी है E/m रेशियो। E/m रेशियो को ही स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हैं। E/m रेशियो को ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हैं। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इस बात को बताता हूं। E/m रेशियो मेरे दोस्त, E/m रेशियो का मतलब क्या है, तो देखो जरा, वेयर E क्या है, E जो है वो है चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, E क्या है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, चार्ज ऑफ पार्टिकल है। और M क्या है, M जो है मेरे दोस्त मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। तो E/m रेशियो ये होता है, इसी को स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कहते हैं। अब दोस्तों, ये निकाला कैसे जाता है और किसका क्या क्या होता है, जरा देखो। तो हमें क्या करना होता है, E/m रेशियो निकालना होता है। तो जैसे मैंने कहा, E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना है, तो मास 9.1091 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये क्या आ गया, E/m रेशियो आ गया, किसका, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसका आ गया, इलेक्ट्रॉन का। तो यार E/m रेशियो इस तरह से निकालते हैं। अब E/m रेशियो पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें किस तरह से करना चाहिए, इस बात को गौर से समझिएगा। देखो दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। इनके E/m रेशियो हमें निकालना है। तो जरा देखो कैसे E/m रेशियो निकाले जाते हैं, गौर से समझिएगा कि हम किस तरह से E/m रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने लिख दिया पार्टिकल। ठीक है, कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है। यहां पे लिख दिए उनके चार्ज, ये मेरे दोस्त चार्ज हो गया। यहां पे मैंने लिख दिया मास, और ये मेरे दोस्त हो गया E/m रेशियो। ठीक है, कि E/m रेशियो किसका किसका क्या होगा। अब दोस्तों कैसे करोगे, इस बात को हम दोनों लोग मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जब भी कहीं क्वेश्चन ऑर्डर का आए, एब्सोल्यूट वैल्यू का ना आए, जैसे मैंने पीछे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है, ये देखो, यदि ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखिएगा रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज रखो। किसी ने कहा सर रिलेटिव का मतलब नहीं समझ पाए, रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज रखो। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम 1 कर देते हैं, है ना। जैसे आप ये लिखते हो ना
सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। क्या ये -1 +1 चार्ज होता है? इतना बड़ा चार्ज तो बेटा आ ही नहीं सकता किसी एटम के ऊपर, +1 और -1। ये चार्ज +1 नहीं है, ये रिलेटिव चार्ज है। ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चार्ज आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने का चार्ज है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज का मतलब समझते हो? इतना चार्ज है प्लस का, इतना एक इलेक्ट्रॉन निकलने का चार्ज। इसके ऊपर एक चार्ज -1 होने का मतलब समझते हो? इतना चार्ज है। -1 +1 तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि पॉसिबल ही नहीं है किसी के ऊपर इतना चार्ज आ जाए। क्यों? इस वैल्यू को -1 बनाने के लिए जरा बताना, कम से कम 10 की पावर +19 डालना पड़ेगा। और 10 की पावर +19 डालना पड़ेगा, जरा चेक करके देखो 10 की पावर +19 को बोलते क्या है? अरे बोल नहीं पाओगे, डालने की तो बात अलग है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं 1 मिलियन में 10 की पावर 6, 1 बिलियन 10 की पावर 9, और यार ये तो 10 की पावर 19 लिखा है, इसको तो पढ़ने में टेंशन हो जाएगी। तो सोचो इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? तो ये +1 -1 रियल चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है, ये रिलेटिव है। +1 सोडियम के ऊपर +1 चार्ज का मतलब है तुम ये बता रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से जो चार्ज आया है वो है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है। +1 का मतलब ये, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने से जो चार्ज आएगा वो है। इसी तरह से जब हमें रिलेटिव चार्ज सॉल्व करना होगा तो हम रिलेटिव वैल्यू डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑर्डर लगाना है ना, तो ऑर्डर लगाना है तो हम इतनी टफ कैलकुलेशन क्यों करें? तो देखो हम कैसे डालते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1, प्रोटॉन का 1, माइनस और प्लस लेते नहीं, सिर्फ वैल्यू निकालते हैं। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज? तो सभी बच्चों को पता है कि ये देखो हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम है। हीलियम एटम में क्या होता है? हीलियम एटम में मेरे दोस्त ये चीज होती है, गौर समझिएगा। हमारे पास हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी वजह से इसको 2He4 बोलते हैं। अब यार 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे जो कुछ बचेगा उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 0, प्रोटॉन अभी भी 2 है, न्यूट्रॉन अभी भी 2 है, और इसी को बोल दिया जाता है क्या मेरे दोस्त? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हीलियम न्यूक्लियस बचा उसी को अल्फा पार्टिकल। अब बताओ 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से चार्ज कितना आया? 2। इसके ऊपर चार्ज कितना है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मास, अब देखो मास कैसे निकालते हैं हम? मास भी रिलेटिव मास रखते हैं। रिलेटिव मास कैसे निकाला जाता है? देखो मैं पीछे बताता हूं रिलेटिव मास कैसे निकाला जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, गौर समझिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में सबका मास लिखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपस में लगभग बराबर होते हैं, और इनकी वैल्यू लगभग क्या होती है? मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी रिलेटिव मास डालते हैं, उससे क्या होता है? कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कैसे? ये देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डाल दिया? 1/1837। मास ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के मास के बराबर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है? 4। ये देखो 4 है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1। बात समझ पाए कैसे लिखा मैंने? गौर समझो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1, सब रिलेटिव लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ऑर्डर चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए, और हमेशा ऑर्डर ही पूछा जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, मास ऑफ प्रोटॉन 1, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 2, चार्ज, और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1837 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1 क्योंकि मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है, इन सब में मास ऑफ हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई है। अल्फा पार्टिकल का मास 4 और न्यूट्रॉन का 1। अब इनका रेशियो निकालो, तो जब रेशियो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1837 E/m, तो m ऊपर चला जाएगा। ये कितना आ गया? 1। ये मेरे दोस्त कितना आ गया? 1/2, और ये मेरे दोस्त कितना आ गया? 0। अब बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई? तो ऑर्डर क्या आएगा?
तो यदि आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, तो ऑर्डर क्या लगाओगे? सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई? E अपॉन m रेशियो इलेक्ट्रॉन, फिर किसकी आई? प्रोटॉन, फिर किसकी आई? अल्फा पार्टिकल, सबसे कम किसका आया? न्यूट्रॉन का। तो यदि कहीं पर हमारे पास E अपॉन m रेशियो का ऑर्डर लगाने को आता है, मैक्सिमा पूछता है, मिनिमा पूछता है कि भैया से इनमें से बताओ, इनमें से किस पार्टिकल का E अपॉन m रेशियो सबसे ज्यादा होगा, इनमें से किस पार्टिकल का E अपॉन m रेशियो सबसे कम होगा, तो इस तरह से निकालोगे। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछ रहा है तो हम रिलेटिव वैल्यू से निकालते हैं, और इस तरह से इस बात को हम लोग क्या करते हैं? करते हैं। अब एक बात और बताता हूं, देखो E अपॉन m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। E अपॉन m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, या मेरे दोस्त E अपॉन m रेशियो ऑफ कैथोड रेज बोलो। क्या बोलो? कैथोड रेज बोलो। यदि कोई कहता है E अपॉन m रेशियो ऑफ कैथोड रेज क्या होता है, तो वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि कैथोड रेज का मतलब क्या होता है? कैथोड रेज जो होती है इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होती है ना। कैथोड रेज क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बीम होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m रेशियो कांस्टेंट होता है। मगर दोस्त यही बात कहा जाए E अपॉन m रेशियो ऑफ एनोड रेज, मैं थोड़ा सा बीच बीच से चीजें उठा रहा हूं तो मुझे आइडिया है कि आप एनोड रेज कैथोड रेज के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, या नहीं जानते हो तो प्लीज एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उतनी बेसिक बातें यदि हम लोग पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर 10 क्लासों में खत्म होगा। तो वैसे उनसे आता भी कुछ नहीं है, तो आप प्लीज थोड़ा सा रीड कर लें, या दिक्कत हो तो, और ये जानते हो तो कुछ नहीं, यही इंपॉर्टेंट बातें जो आ सकती है वो मैं बता दे रहा हूँ। E अपॉन m रेशियो ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज क्या होती है जरा गौर समझो। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में भरा, गौर समझिएगा, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में भरा तो हाई वोल्टेज की वजह से सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल एटम में। फिर हाई वोल्टेज की वजह से जो एटम होता है, गैस एटम, वो आयोनाइज होता है, और वो गैस एटम आयोनाइज हो जाता है तो ये देखो ये है, इसके कलेक्शन का नाम रखा जाता है कैथोड रेज। जरा मेरी बात को गौर समझिएगा। और इसके कलेक्शन का नाम रखा जाता है एनोड रेज। एनोड रेज, एनोड रेज जो होती है वो कैटायन का कलेक्शन है, प्रोटॉन का कलेक्शन नहीं है, कैटायन का कलेक्शन है। हाइड्रोजन के केस में वो प्रोटॉन का कलेक्शन होती है, गौर से ध्यान रखिएगा। एनोड रेज कैटायन का कलेक्शन। जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी, हाई वोल्टेज सप्लाई किया, तो गैस पहले एटम में ब्रेक हुई, एटम के बाद आयोनाइज हुई, तो जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट जिसको आपने कैथोड रेज कहा है, वो एक तरफ भगा, ठीक है। और वो निगेटिव पार्ट जो कैथोड रेज होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, और जो एनोड रेज है वो कैटायन से मिलकर बनी होती है, और कैटायन से मिलकर बनी होती है तो गौर समझिएगा, जब हाइड्रोजन गैस लोगे तो इन्हीं कैटायन का नाम रखा जाएगा प्रोटॉन, इन्हीं कैटायन का नाम रखा जाएगा प्रोटॉन। और मगर ये तुमने गैस कोई दूसरी ले ली तो कैटायन दूसरा आएगा, और यदि कैटायन दूसरा आएगा तो उसका मास अलग होगा, ठीक है, और मास अलग होगा तो E अपॉन m रेशियो अलग होगा। तो ध्यान रखना, E अपॉन m रेशियो ऑफ एनोड रेज जो होता है वो वेरिएबल होता है। वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन गैस, कौन सी गैस आपने उसमें भरी है, डिपेंड अपॉन गैस नेचर। तो मेरे दोस्तों इस बात को तुम समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? E अपॉन m रेशियो कैथोड रेज का जो होता है वो कांस्टेंट होता है, पूछा जाता है E अपॉन m रेशियो कैथोड रेज का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मगर एनोड रेज का अलग अलग होगा। हाइड्रोजन गैस होगी तो प्रोटॉन का E अपॉन m रेशियो आएगा, कोई और गैस होगी तो कोई और आएगा। फॉर एग्जांपल एक और दे देता हूं, गौर समझिए। जैसे ये देखो ऑक्सीजन, सपोज करो किसी ने ऑक्सीजन को आयोनाइज करा दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन एटम बने, ऑक्सीजन एटम से हमारे पास क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये तो हमारी कैथोड रेज हो गई, और ये हमारी एनोड रेज हो गई। तो इस बार एनोड रेज किससे मिलके बनी है? O पॉजिटिव से मिलके बनी है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि एनोड रेज का मतलब प्रोटॉन की रेज नहीं है। प्रोटॉन की रेज तब है जब वो गैस हाइड्रोजन हो, नहीं तो कैटायन की रेज है। गैस का नेचर चेंज करोगे तो एनोड रेज का नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो एक बात और बताइए, E अपॉन M रेशियो ऑफ कैथोड रेट कांस्टेंट होता है, E अपॉन M रेशियो ऑफ एनोड रेस वेरिएबल होता है, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। और जबकि ये क्या होता है, ये गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है, ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि सभी से क्या निकलता है, एक ही चीज निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो मेरे दोस्तों इतनी बात समझ पाए E अपॉन M रेशियो के बारे में। E अपॉन M रेशियो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बोलते हैं, चार्ज अपॉन मास रेशियो बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है ये सिखाया। एनोड और कैथोड में किसका कांस्टेंट है, किसका वेरिएबल है, किन बातों पर डिपेंड करता है, ये बात बताई। अब देखो यार, दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आप सभी लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जरूर ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान रखिए, अच्छे से इसको करिए। चलो दोस्तों, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई बातों को समझते हैं कि यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात चल रही है तो हम उसको किस तरह से डील करें और किस तरह से उसको करें। तो देखिएगा जरा बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये पढ़ाता हूं, ठीक है। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप बच्चे इतने टैलेंटेड हो कि 2 मिनट में मेरी बातों को समझ जाओगे। देखो मैंने ये एक डिस्चार्ज ट्यूब बना दी, ठीक है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें मैंने वैक्यूम कर दिया है। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैक्यूम कर दिया है पूरी तरह से, ऐसे फिल करके। ये वैक्यूम है, इतना वैक्यूम आपने कर दिया है, वैक्यूम कर रखा है। वैक्यूम करने का मतलब प्रेशर जो है वो टेंस टू 0 पहुंचा दिया है, ठीक है। अब इसमें वही काम किया जो हम हमेशा करते आए, एक प्लेट ऐड कर दी है और हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी है, इस तरह से। ये देखो अरेंजमेंट कर दिया है और बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी है, ठीक। अब इससे होता क्या है, और इसमें गैस फिल कर दी है। गैस का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। इसमें मैंने गैस फिल कर दी है ऐसे, ये गैस है। ये गैस कौन सी है, मैंने यहाँ पे ली है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मेरे दोस्त ली है, हाइड्रोजन गैस ली, इस तरह से। अब जैसे ही हाई वोल्टेज की बैटरी को ऑन करोगे तो जरा देखो क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूं, गौर से देखिएगा कि अब ऐसा क्या होता है जिससे हमें इस बात का पता चले कि हाँ ये किस तरह से काम कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिएगा, जब आप हाई वोल्टेज की बैटरी लगाते हो तो देखो क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, इस तरह से। बॉन्ड ब्रेक होने पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, गैस एटम, गैसियस एटम बोलते हैं। ये देखो, तो सबसे पहली बात क्या हुई, हाई वोल्टेज की वजह से एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने की वजह इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या आया, गैसियस एटम आया। अब ये जो गैसियस एटम होता है, गौर समझिएगा, ये गैसियस एटम कुछ इस तरह का है। अब मैं इसका थोड़ा सा पिक्चर दिखा रहा हूं, ये देखो, ये हमारे पास गैसियस एटम है। ये देखिए बच्चों, गैसियस एटम हमारे पास ये है, ठीक है। ये अब मैंने क्या किया, ये देखो एक गैसियस एटम है और इस गैसियस एटम का ये है न्यूक्लियस। ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एटम का ये वाला पार्ट कौन है मेरे दोस्त, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब गौर समझिएगा, ये जो सारे आप देख रहे हो, ये जो 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 आप देख रहे हो, ये सब क्या है, ये एनर्जी लेवल है। ये सब क्या है मेरे दोस्त, एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है। ये देखो, अब मेरी बात गौर से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे सोच रहे होंगे इतने सारे एनर्जी लेवल। यस, गौर से मेरी बात समझना, हाइड्रोजन जिस एनर्जी लेवल पे घूमता है, हाइड्रोजन जिस एनर्जी लेवल पे घूम रहा होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। जरूरी नहीं कि वो n=1, वो कुछ भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल पे घूम रहा होता है वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड एनर्जी लेवल होता है। अब एक हाइड्रोजन बेचारा, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां घूम रहा था। अब गौर समझिए, क्या हुआ, एनर्जी मिली, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एटम आया। अब क्या यार, एटम को एनर्जी नहीं मिलेगी, एटम मना कर देगा क्या, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कुछ एनर्जी एटम ने भी तो एब्जॉर्ब की होगी, कि एटम का नहीं दिया, नहीं हम एनर्जी नहीं लेंगे, आप अपना बॉन्ड को दो,
क्या उसके पास इतना दिमाग है? नहीं, वो हमारी तरह या तुम्हारी तरह दिमाग वाला थोड़ी है। तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी बॉन्ड को मिली जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बची हुई एनर्जी एटम को मिलेगी। अब जब एटम को मिलेगी तो एटम है क्या? एटम तो सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करता है, एनर्जी गेन करके अपर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। ऐसे ये देखो, अपर एनर्जी लेवल पे चला गया। कोई बच्चा कह सकता है बाहर भी आ सकता है, यस, बाहर आ गया तो वो आयोनाइजेशन बोला जाता है। बाहर आ गया तो वो आयोनाइजेशन बोला जाएगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है बहुत सारे एटम में बाहर आ जाए तो फिर वो आयोनाइजेशन है, वो इलेक्ट्रॉन फिर अंदर नहीं जाएगा। मगर जो सिर्फ अपनी एनर्जी लेवल को चेंज करके ऊपर तक गए, अब वो क्या करते हैं, अब जरा गौर समझना कि वो क्या करते हैं, जरा देखिएगा। इलेक्ट्रॉन की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि जिस एनर्जी लेवल पे वो रिवॉल्विंग करता है वापस उसी एनर्जी लेवल पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वापस आ जाता है। चाहे जहां चला जाए, किसी भी अपर एनर्जी लेवल पे चला जाए, वो वापस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हमारे तुम्हारे में भी है। सुबह घर से निकलेंगे, चाहे जहां जाए, रात तक घर के अंदर ही आ जाते हैं, है ना। वैसा ही इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर भी घूम फिर जाए, है ना, एनर्जी मिली कहीं भी टहल आएगा, मगर रात तक वो अपने मतलब अपने एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। उसकी रात मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। और यदि वो एटम के बाहर निकल गया है तब तो खो गया है, तब तो आ ही नहीं पाएगा बेचारा, रास्ता ही भूल गया है, तब तो खो गया है ना। तो ध्यान रखिए। तो अब ये नीचे आएगा, वापस आएगा। जब मेरे दोस्त ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, यही वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना, सेम इलेक्ट्रॉन, जब ये वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी रिलीज का एक स्पेक्ट्रम बना दिया जाएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। एनर्जी जो निकली है उस एनर्जी की लाइन हमें एक ग्राफ में मिल जाएगी। इसी एनर्जी रिलीज का हम क्या बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और इस लाइन स्पेक्ट्रम को ही मेरे दोस्त क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है मेरे दोस्त। इस लाइन स्पेक्ट्रम को ही मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये देखो, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहले तो आपको रूपरेखा बताई कैसे काम करता है। क्या हुआ, आपने एनर्जी दी, एनर्जी देने से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने से एटम आया, एटम ने भी एनर्जी गेन की, उसका इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल पे चला गया, अपर एनर्जी लेवल से जब नीचे आया तो उसने एनर्जी रिलीज की, उस एनर्जी का ही ग्राफ बना दिया, और उस ग्राफ को ही हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते थे। उस ग्राफ को ही हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते थे। अब जरा इस बात को समझ गए आप लोग। अब कितने एटम है, कोई 2-3 एटम थोड़ी ना, यहाँ तो खरबों में एटम है। ये कितने एटम होंगे, तो यार हो सकता है ये 100 CR एटम हो, ठीक है, 100 करोड़ एटम हो, 1 लाख करोड़ एटम हो। 1 ग्राम गैस लोगे तो पता नहीं कितने एटम होंगे, है कि नहीं। तो ये तो हम एक एटम पे दिखा रहे हैं, मगर रियलिटी में खरबों एटम ऐसा कर रहे हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम आता है। वो लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ऐसा होता है। वो लाइन स्पेक्ट्रम कैसा है, ऐसा। अब इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है कैसा। गौर से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरह से किया जा सकता है। देखो मेरे दोस्त, बताता हूं। देखो यार, ये एक एटम है, इस तरह से। मैंने आप सभी को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है किसी एटम का इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा हो, तो इसका ग्राउंड स्टेट ये हो सकता है। कोई दूसरा एटम हो, ये देखो, ये मैंने दूसरा हाइड्रोजन एटम बनाया मेरे दोस्त, ये देखिए, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा है ये। अब जरा गौर समझिएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेके जाएगा और वापस आएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां तक वापस आता है, जिस एनर्जी लेवल पे चक्कर लगा रहा होता है। तो अब गौर से मेरी बात समझिए, यदि हमारे पास 100 करोड़ एटम है, 100 करोड़ एटम में 1 करोड़ एटम जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल पे चक्कर लगा रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये जो है इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं, और इस एनर्जी लेवल को ही बोहर ने बोला था ऑर्बिट। ऑर्बिट,
तो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे चक्कर लगा रहे हैं, तो वो सब ऊपर जाएंगे, कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। ये इंफिनिटी एनर्जी लेवल होते हैं, एक तो नहीं होते, इंफिनिटी एनर्जी लेवल। कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। बस एटम के बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एटम के बाहर चले गए तो वापस नहीं आएंगे, रास्ता भूल जाएंगे फिर तो। अब फिर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नीचे आएंगे, और कहां तक नीचे आएंगे? मैंने आपको पढ़ाया है कि जहां से जो चलता है वहीं पे नीचे आता है, अपने जहां पर वो चक्कर मार रहा होता है। अब देखो बहुत सारी लाइनों को हम लोगों ने नहीं दिखाया है, आप चाहें तो इनको दिखा सकते हैं। जैसे इस फिगर में देखो यहां तक दिखाई गई है, पांचवी लाइन कौन होगी? ये वाली होगी। छठी लाइन कौन होगी? ये वाली होगी। सातवीं कौन होगी? ये वाली होगी। ऐसे जाने कितनी लाइनें आएंगी जो 1 पे आएंगी। जब 1 पे चक्कर लगा रहा है तो 1 पे आएंगी। जो हमारे एटम, जिन एटमों में, जिन हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल पे चक्कर लगा रहा है तो सेकंड पे आएंगी, इसी तरह थर्ड पे आएंगी, इसी तरह फोर्थ पे आएंगी, इसी तरह फिफ्थ पे। तो यदि 1 करोड़ एटम में से या 100 करोड़ एटम में से 1 करोड़ एटम में हाइड्रोजन पहले एनर्जी लेवल पे चक्कर लगा रहा था तो सब के सब पहले पे आएंगे। इस पूरे कलेक्शन का नाम रखा जाएगा लाइमन सीरीज, साइंटिस्ट के नाम। जो गौर सुनिएगा, जो एटम पहले एनर्जी लेवल पे जिनका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था वो एनर्जी गेन करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके जब नीचे आएंगे तो इनके कलेक्शन को लाइमन कलेक्शन बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। अब जो एटम ऐसे थे जिनके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगा रहा था? सेकंड एनर्जी लेवल पे, वो सब ऊपर जाएंगे तो वापस सेकंड में आएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल पे रहता है उसी जगह वापस आता है, उसका नाम रखा जाएगा बामर। इसी तरह थर्ड वाले का पास्चन और फिफ्थ वाले, फोर्थ वाले का क्या? ब्रैकेट। ठीक है, क्या नाम होता है? ब्रैकेट। और फिफ्थ वाले का फोंड, और इसी तरह से हेम्फ्री सीरीज। अब जरा देखो लाइमन सीरीज क्या होती है। लाइमन सीरीज मेरे दोस्त अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है। बामर सीरीज जो मेरे दोस्त विजुअल रीजन में मिलती है। ये विजुअल रीजन है जो हम लोगों को दिखेगा, और बाकी सब इंफ्रारेड रीजन में मिलते हैं। ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा, ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा। तो ये जो सीरीज है इनका जो कलेक्शन है वो कहां आएगा? रीजन वाइज। फिजिक्स में आपने रीजन पढ़े, तो रीजन वाइज लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, बामर सीरीज जो होती है विजुअल रीजन में होती है, पास्चन सीरीज इंफ्रारेड, बाकी सब इंफ्रारेड में है। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर ये जो लाइन आ रही है क्या इनकी वेवलेंथ आप बता सकते हो? क्योंकि एनर्जी जो निकली होगी वो तो फोटोन के फॉर्म में निकली होगी। ये जो एनर्जी निकल रही है, देखो दोस्त, ये जो एनर्जी निकल रही है वो किसके फॉर्म में निकल रही है? इन टर्म ऑफ फोटोन, इन टर्म ऑफ फोटोन। ये सारी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, और फोटोन के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? डेल्टा ए इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं, सी अपॉन लैम्डा। तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, और फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी निकली है उसका ग्राफ ये है। तो उन्होंने पूछा कि क्या इसकी वेवलेंथ बता सकते हो कि जो एनर्जी निकल रही है इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो हम लोगों ने कहा यस, हम इसकी वेवलेंथ बता सकते हैं। तो हम लोग दोस्त इसकी वेवलेंथ क्या बताते हैं, जरा गौर समझो। इसकी वेवलेंथ बताते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। किसी ने कहा मतलब क्या है, तो हम लोगों ने समझाया मतलब क्या है। जरा देखिए, ये हमारे एनर्जी लेवल है, ये n1 एनर्जी लेवल है, ये n2 एनर्जी लेवल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी गेन करता है और एनर्जी गेन करके वो ऐसे चलता हुआ जाता है, इस तरह से ऐसे गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा। ठीक है, ऐसे माइग्रेट करता हूं, ऐसे, फिर वापस आएगा। तो जब वापस आएगा तो वेवलेंथ जो निकल रही है, ये जो फोटोन निकला है, ये जो फोटोन है, इस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो हम लोगों ने निकाली है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू निकल के आ रही है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। वेयर मेरे दोस्त क्या क्या है, जरा गौर से समझते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। आर जो होता है वो बोला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। जेड क्या है, जेड सभी बच्चों को पता है, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है।
एटॉमिक नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, N1 N2 क्या है? N1 जो है हमारा लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल, और N2 क्या है प्यारे बच्चों? अब आप समझ ही गए होंगे, N2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बात समझ पा रहे हो? N1 N2 क्या है? अब ये सिचुएशन हमारे पास है। अब जरा देखो यार, ये जो आया है इससे हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? अभी तक तो मैं थ्योरी वाले पार्ट डिस्कस कर रहा था कि होता क्या है, किस तरह से काम करता है, ये मैंने बताया किस तरह से आएगा, फिर उसका ग्राफ क्या बनेगा, फिर ग्राफ की वेवलेंथ पूछी जाएगी तो क्या बनेगी। अब हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जरा देखो यार प्यारे बच्चों, किसी ने कहा सर लाइमैन सीरीज के लिए क्या होगा, तो जरा देखो यार, अब लाइमैन सीरीज के लिए हमारे पास चीजें क्या होंगी, इस बात को डिस्कस करते हैं। लाइमैन सीरीज का मतलब क्या है? लाइमैन सीरीज का मतलब है कि ऐसी लाइनें जो n=1 पर आके गिरे। कहां से गिरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी से आ सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम में हमारे पास इन्फिनाइट एनर्जी लेवल सपोज किए गए, तो इन्फिनाइट एनर्जी लेवल सपोज किए गए हैं। तो जरा देखो यार, ये देखो ऐसे चलते चले जाएंगे, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और भी लाइनें हो सकती हैं, इन्फिनाइट लाइनें हो सकती हैं ऐसे। अब ये पूछा जा रहा है कि यही फार्मूला लाइमैन सीरीज के लिए कैसे होगा। तो जब बेटा लाइमैन सीरीज की बात आएगी तो एक चीज फिक्स हो गई ना कि इन सभी को कहां पर आना है, n=1 पर आना है। तो जब इन सभी को n=1 पर आना है तो लैम्डा 1/लैम्डा इक्वल टू आ गया r/z² 1/n1² माइनस 1/n2²। n2 फिक्स नहीं है। क्यों n2 फिक्स नहीं है? क्योंकि मेरे दोस्त n2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन्फिनाइट वाला भी हो सकता है, मगर आना तो सबको n1 पे ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइमैन सीरीज है। लाइमैन सीरीज का मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा था, उसको एनर्जी मिली है, और मेरे दोस्त जब उसको एनर्जी मिली है तो वापस घर ही आना पड़ता है ना। तो वो अपने घर जब वापस आएगा तो n1 की वैल्यू फिक्स, और वैल्यू क्या आई? ये आई, इतनी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब किसी ने कहा सर इसी बात पे जरा बामर सीरीज के लिए कुछ बता दो कि यदि इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज का होगा तो देखो, अब हम लोग उसकी बात भी कर देते हैं। यदि बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है तो क्या होगा? बामर सीरीज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? बामर सीरीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल पे है। ये देखो, तो फार्मूला ये बनेगा। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को हमेशा सेकंड एनर्जी लेवल पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको एनर्जी मिली तो वो सेकंड एनर्जी लेवल पे घूम रहा था, और जिस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन घूमता है वो उसका ग्राउंड स्टेट होता है। यदि ग्राउंड स्टेट नहीं बोला गया है तब हम हमेशा 1 मानते हैं। कोई बच्चा सोच रहा होगा इतनी देर में कि सर यार हम तो ग्राउंड स्टेट का मतलब 1 ही समझ के चलते हैं। यस, आप 1 समझ के चलते हो, मगर वो कॉन्सेप्ट का कंफ्यूजन है। ग्राउंड स्टेट वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। मगर यदि कहीं ऐसा नहीं बोला जाता है तो ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि 1 मान लो। यदि वो नहीं बोल रहा है तो हम अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं? 1। तो जब भी ग्राउंड स्टेट बोला जाता है तो आप n की वैल्यू 1 लिख देते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा होती है 1। क्यों? वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं बोला जा रहा तो 1 मान लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ रहता है, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ग्राउंड स्टेट का मतलब 1 है। नहीं, ऑलवेज 1 नहीं है। यदि वैल्यू नहीं दी जा रही है तो 1 है, नहीं तो ग्राउंड स्टेट मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। चलो, 1/लैम्डा इक्वल टू r/z², ये हो गया। इसी तरह सो ऑन। अब आप बाकी चीजें समझ जाओगे कि लाइमैन के बाद यदि मैं पास्चन की बात करूं तो पास्चन के लिए कैसा फार्मूला बनाओगे, बना लोगे ना मेरे दोस्त? तो यदि पास्चन की बात की जा रही है तो पास्चन सीरीज के लिए मेरे दोस्त कैसा फार्मूला बनाओगे? तो आपको पता है वो कहां पे आता है, वो आता है 3 पे। तो 1/लैम्डा इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा r/z² 1/3 का स्क्वायर 1/n2²। ठीक है कि नहीं? अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की ओर जंप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों ने यदि मेरे से ये बात पूछ ली कि सर ये तो सब ठीक है, आप बता सकते हो कि सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी? लाइमैन सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी? लाइमैन सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी? बामर सीरीज की सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी? बामर सीरीज की सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी होगी?
तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यार हम लोग तो टैलेंटेड है, तो बच्चों ने जैसे कहा नहीं कि हम लोगों ने निकाला नहीं, चलिए निकालते हैं। अब जरा देखो, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, मैक्सिमा और मिनिमम वेवलेंथ काउंट करते हैं, लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिन काउंट करते हैं, मिनिमम वेवलेंथ। ये कैसे काउंट की जाती है जरा समझिए, गौर से मेरे बात को समझ गया। वैसे आप सभी टैलेंटेड हो, 2 मिनट में पकड़ लोगे बात को। हमारे पास यार दोस्त फार्मूला ये लिखा है, फार्मूला क्या है ये, ऐसा ही फार्मूला तो है ना दोस्त। अब जरा बात को समझिए, हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो जरा देखिएगा क्या करना चाहिए लैम्डा मैक्स के लिए। हमें पता है कि 2 एनर्जी लेवल के बीच में जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये होगी, या कितनी होगी, ये होगी। अब गौर से बताइए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डेल्टा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब आप समझ गए होंगे कि लैम्डा मैक्स के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा ई कैसा चाहिए मेरे दोस्त, मिनिमम चाहिए। और डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, 2 एनर्जी लेवल के बीच का गैप, ये डेल्टा ई है। 2 एनर्जी लेवल के बीच का गैप डेल्टा ई है, ये 2 एनर्जी लेवल के बीच का गैप। तो यदि हमें मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी लेवल का गैप कैसा होना चाहिए, मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, क्या होना चाहिए, मिनिमम गैप लेना है, ठीक है। यदि आपको लैम्डा मैक्स निकालना है तो मिनिमम गैप लेना है। और इसी जगह पे गौर से देखो, यदि हमें म्यू मैक्स निकालना है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकालनी है, तो क्या लेना है। यदि वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम निकालो, तो लैम्डा ई सॉरी ई क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। इसका मतलब मैक्सिमम गैप लेना है, मैक्सिमम गैप लेना है। अब किसी ने कहा सर मिनिमम गैप और मैक्सिमम गैप हमें कैसे पता चलेगा, जरा पीछे वापस आके इस बात को डिस्कस करते हैं। जरा लाइमन सीरीज का मिनिमम गैप बताओ। तो लाइमन सीरीज का मिनिमम गैप मेरे दोस्तों यही तो हो सकता है, ये देखो, ये गैप हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम क्या होगा, यहां से लेके इंफिनिटी तक का, ये गैप हमारा मैक्स होगा और ये गैप हमारा मिन होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो कब हमें कौन सा गैप सेलेक्ट करना है, मिनिमम गैप का मतलब क्या है, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2, किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। अब मिनिमम गैप बामर के लिए पूछते तो बामर के लिए मिनिमम गैप ये वाला होगा ना यार, ये मिनिमम होगा। और जब ये मिनिमम होगा तो n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3, ठीक है कि नहीं। तो इस बात से तुम ये समझ गए होगे कि मिनिमम मैक्सिमम गैप लेना है का मतलब क्या है। जब मिनिमम गैप लेना है तो क्या होगा, क्या होगा, n1 और n2 की वैल्यू फिक्स होगी, n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2 फॉर लाइमन सीरीज। मैं लाइमन सीरीज के लिए लिख रहा हूं, ये लाइमन सीरीज। और यही बात मान लो उसके लिए होती, किसके लिए मेरे दोस्त, बामर के लिए। तो n1 की वैल्यू n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू हो जाएगी 3 फॉर बामर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है ना। इस बात को जरा ध्यान दीजिए, ये मैंने सब इसके लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है, ये सारा इसके लिए लिखा गया है, इसके लिए अभी कुछ नहीं लिखा है। अब मैक्स वैल्यू क्या होगी, तो मैक्स वैल्यू तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैक्स क्या आएगी। मैक्स का मतलब होता है n2 हमेशा क्या लेना है, इन्फिनिटी लेना है। तो सबसे बड़ा गैप क्या होगा, जब सबसे ऊपर जाए, और सबसे ऊपर क्या हो, हमने कहा इनफिनाइट एनर्जी लेवल होते, तो इनफिनाइट एनर्जी लेवल होते, तो इसका मतलब n2 क्या लेना दोस्त, इनफिनाइट लेना है हम लोगों को। बात समझ रहे हो क्या, लैम्डा मैक्स के लिए एनर्जी गैप मिनिमम चाहिए। तो एनर्जी गैप मिनिमम क्या होगा, जिस का लैम्डा मैक्स निकाल रहे हो, बामर सीरीज का लैम्डा मैक्स निकाल रहे हो, तो इसका मतलब वो 1 और 2 मिनिमम हुआ। लाइमन सीरीज का लैम्डा मैक्स निकाल रहे हो तो 2 और 3 मिनिमम हुआ, ठीक है। पास्टन सीरीज का लैम्डा मैक्स निकाल रहे हो तो 3 और 4 मिनिमम हुआ। मिनिमम गैप लेना है यदि लैम्डा मैक्स निकलेगा। और क्या निकलना है,
यदि आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो, फ्रीक्वेंसी मैक्स के लिए ये, और ये रिलेशन इससे निकाला है हम लोगों ने, ये देखो इससे निकाला। अब एक और बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चनों में पूछी जा सकती है, वो क्या है? उन्होंने पूछा यार इनमें से कौन सा ट्रांजिशन है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे मैंने आपको दिया 3 से 5 ट्रांजिशन, और एक और दे दिया, जरा गौर समझिएगा, 4 से 7 ट्रांजिशन। इसमें से किस ट्रांजिशन की एनर्जी मैक्सिमम है? जब एक इलेक्ट्रॉन 5 से 3 में गिरता है, एक इलेक्ट्रॉन, उल्टा लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन 5 से 3 में गिरता है, और एक इलेक्ट्रॉन 6 से 4 में गिरता है। बता सकते हो कि इसमें जो फोटोन निकलेंगे उसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 5 से 3 में गिरने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, या 6 से 4 में गिरने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी? ऐसा यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो मेरे दोस्त, हम कैसे निकालेंगे? लैम्डा डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? गौर से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। SC का मल्टीप्लाई यहां कर दो, SC का मल्टीप्लाई यहां कर दो। किसी बच्चे ने कहा क्यों? क्योंकि SC अपॉन लैम्डा इक्वल टू E होता है। तो देखो SC का मल्टीप्लाई इधर, SC का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये लैम्डा डेल्टा E बन जाएगा। तो यार मैंने दोस्त डायरेक्ट चिपकाया है, गौर से देखिएगा, डेल्टा E इक्वल टू HCr Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब मेरे दोस्त जरा बताना, प्रोपोर्शनल का लाइन, ये सब कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है, R रडबर्ग कांस्टेंट होता है, Z वेरिएबल है। यदि एटम सेम है तो Z भी कांस्टेंट है, यदि एटम अलग अलग है तो Z वेरिएबल है। तो एक Z ले लिया क्योंकि ये वेरिएबल हो सकता है, और एक ले लिया N1 N2 ये। इसका मतलब जब भी कहीं इस तरह का क्वेश्चन आए मेरे दोस्त, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये चीज निकाल देनी है। अब जैसे इसने पूछा था बताओ कौन फोटॉन मैक्सिमम रिलीज करेगा, तो मैं डायरेक्ट यहां से निकाल दूंगा। बताइए इसमें से कौन है जो मैक्सिमम फोटॉन मतलब मैक्सिमम एनर्जी का फोटॉन रिलीज करेगा? पहला वाला ट्रांजिशन की दूसरा वाला? बस वैल्यू यहां डाल दो। एटम अलग अलग बोले नहीं गए तो एटम सेम हो गए, बस 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी उसी की डेल्टा E ज्यादा होगी। और डेल्टा E क्या है? फोटॉन की एनर्जी है। दो एनर्जी का गैप फोटॉन की एनर्जी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि उस एनर्जी के बराबर का ही तो फोटॉन निकला होगा, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती है, नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी का फोटॉन निकला होगा। मेरी बात को समझ पा लो? ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ये सब समझ लो। तो पहली बात दिमाग में आई कि लैम्डा मैक्स लैम्डा मिन के लिए क्या सेलेक्ट करना है। दूसरी बात समझ में आई कि यदि वो कहता है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन है जिसमें मैक्सिमम एनर्जी का फोटॉन रिलीज होगा, वो कैसे निकालोगे? इससे निकालोगे। ठीक है, फार्मूले अच्छे से आप याद रखें कि कब कब क्या क्या करना है, ये देखो। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। देखो जरा, यदि किसी ने कहा कि यार कौन सी स्पेक्ट्रिकल लाइन रिलीज होंगी, देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन, ये क्या चीज है? स्पेक्ट्रिकल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन का मतलब क्या है? जरा देखो, मैं पीछे आता हूं क्योंकि फिगर एक ही है हमारे पास, ये वाला। अब जरा बताना, यदि मैं कहता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन 8 नंबर से गिरना चालू करता है और 1 पर आना है, तो 8 से 1 तक आने के लिए वो कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है? एनर्जी तो इतनी रिलीज करेगा, मगर वेवलेंथ कितनी रिलीज कर सकता है? तो बहुत सारी। कैसे? पहले वो 8 से चले 7 पे आके रुक जाए, फिर 7 से कूदे 6 पे आके रुक जाए, फिर 6 से कूदे 5 से आके रुक जाए, है? और जैसे ही रुकेगा तो एक लाइन बन गई। यदि आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एनर्जी रिलीज नहीं की तो वो लाइन कट जाएगी ना। जैसे जैसे एनर्जी रिलीज करते जाओगे लाइन बनती जाएगी, क्योंकि वो लाइन एनर्जी की है। अब मान लो हम कूदे, एक जगह जाकर रुक गए 2 सेकंड के लिए, तो अब वो लाइन कट गई तो एक लाइन आ गई, फिर हम कूदे तो फिर दूसरी आ गई। तो यही इस लाइन को ही बोला जाता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन
किसी एनर्जी लेवल से जंप करता है तो वो कितनी स्पेक्ट्रिकल लाइन रिलीज करेगा। जैसे ये देखिए, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से जंप करता है और 1st एनर्जी लेवल पे आता है, तो जरा बता सकते हो कितनी स्पेक्ट्रिकल लाइन रिलीज कर रहा है। 1st एनर्जी लेवल को ही हम क्या नाम देते हैं, ग्राउंड एनर्जी लेवल नाम देते हैं। इन जनरल 1st एनर्जी लेवल को ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हैं। वैसे रियलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल पे रिवॉल्विंग कर रहा होता है उसी एनर्जी लेवल को उसका ग्राउंड एनर्जी लेवल कहते हैं। अब जरा देखो यार, यहां से इलेक्ट्रॉन गिराना है, अब बताओ कितनी स्पेक्ट्रिकल लाइन रिलीज कर सकता है। तो ये बात पूछी जा रही है, तो इसके लिए हम आपको फार्मूले बना के दे रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सको। तो सबसे पहला, यदि कहीं ऐसा जंपिंग हो तो क्या इलेक्ट्रॉन किस तरह का जंप कर रहा है, गौर से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह का जंप कर रहा है। nth एनर्जी लेवल टू ग्राउंड एनर्जी लेवल। यदि इलेक्ट्रॉन nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, ग्राउंड एनर्जी लेवल का मतलब n = 1 पे जंप कर रहा है, तो फार्मूला क्या आएगा, तब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन का जो फार्मूला आएगा वो मेरे दोस्त कितना आएगा। अरे यार प्लीज बताओ तो सही, क्या आएगा, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। यदि कहां से जंप कर रहा है, nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, तो फार्मूला ये आएगा। मगर यदि मान लो nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे जंप नहीं कर रहा है, केस कुछ ऐसा हो गया, तो गौर समझो, ये देखो वो जंप कहां से कर रहा है, n2 एनर्जी लेवल से। गौर से देखिए, n2 to n1 एनर्जी लेवल, nth एनर्जी लेवल, ग्राउंड पे नहीं जा रहा है। मान लो वो 5 से जंप करता है और 3 पे जा रहा है, 5 से जंप करता है 2 पे, मगर उसका ग्राउंड एनर्जी लेवल 1 है, मगर 1 पे जा ही नहीं रहा। तब क्या होगा, तब फार्मूला होगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन इक्वल टू n2 minus n1 plus 1 डिवाइडेड बाई 2। तब फार्मूला क्या लगाओगे, ये लगाओगे, ठीक है। तब फार्मूला क्या लगाओगे मेरे दोस्त, ये लगाओगे। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। अब जरा देखो यार, जैसे ये क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 10th एनर्जी लेवल 10th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, सॉरी 8th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, 8th नंबर ऑर्बिट से 2nd नंबर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हो, तो पूछ रहा है कितनी लाइनें रिलीज होंगी। तो जरा बता सकते हो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन मेरे दोस्त कितनी आएंगी, क्या मेरे दोस्त बता सकते हो। तो क्या ये ग्राउंड एनर्जी लेवल पे जा रहा है, नहीं, तो फार्मूला क्या लगेगा, n2 minus n1, क्यों प्यारे दोस्त, n2 minus n1 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, चिपका दो। तो 8 minus 2 into 8 minus 2 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया, 6 into 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 into 7, इसका मतलब 21 लाइनें। इसका मतलब दोस्त आप 21 लाइनें खींच सकते हो। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किस पे गिर रहा है, 7 से 2 पे गिर रहा है, क्यों, क्योंकि खरबों इलेक्ट्रॉन है ना, तो खरबों इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सभी पॉसिबिलिटी काउंट करनी है, तो सभी पॉसिबिलिटी काउंट करोगे तो 21 पॉसिबिलिटी है, मतलब 21 टाइप की लाइनें जनरेट हो सकती है। ये देखो, ठीक है कि नहीं, बात समझ पाए। तो हमारा फार्मूला एक ये है, हमें इसको याद रखना है अच्छे से, एक ये है, इसको याद रखना है अच्छे से। अब कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको देखो जरा। अब जो अगले पेज पे चल रहा है जरा उसको अच्छे से ध्यान देना, क्यों, क्योंकि यदि उसको आपने ध्यान नहीं दिया तो टेंशन हो जाएगी। जरा देखो प्यारे बच्चों कि ये क्या है और इसको कैसे ध्यान देना है, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अच्छा, ये क्या बन गया है, इसको जरा चेंज कर देते हैं। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इस बात को अच्छे से आप समझिएगा कि कैसे करना है। ये नोट डाल के लिख रहा हूं क्योंकि ये आया तो आप जल्दी जल्दी में गलत जरूर करोगे।
टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन रिलीज when single electron for single atom, single hydrogen atom। ठीक है, देखो जरा, यदि कहीं ऐसा लिखा हो nth एनर्जी लेवल टू ग्राउंड एनर्जी लेवल, यदि मैं क्वेश्चन ऐसे दूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रिकल लाइन फॉर सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन when electron jump fifth energy level to ground energy level, अब बताओ प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे? जैसे ही आपने देखा कि फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पे जा रहा है, आप तुरंत फार्मूला लगा दोगे, क्या? n-1 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू है 5, 4 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? जरा इस बात को गौर से समझिएगा कि हम ये बात गलत क्यों कह रहे हैं। जरा बताना, कितना एटम है? सिंगल एटम। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, और एक इलेक्ट्रॉन 10 लाइनें जनरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप जरा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप कहां से जंप कर रहे हो? फिफ्थ से जंप कर रहे हो। ये देखो 1 2 3 4 5, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है 1 तक, बताओ कितनी मैक्सिमम लाइनें रिलीज कर सकते हो? मेरे दोस्त, आप इतनी मैक्सिमम लाइनें रिलीज कर सकते हो क्या? कि पहले वो 5 से किस पे आ जाए? 4 पे, 4 से किस पे आ जाए? 3 पे, फिर 3 से किस पे आ जाए? 2 पे, और फिर 2 से किस पे आ जाए? 1 पे। कितनी लाइनें आई? 4 लाइनें आई, 10 थोड़ी आएंगी। तो फिर ये 10 कैसे आ रहा है? 10 तब आता है जब सिंगल एटम, खरबों एटम होंगे। तो कैसे? जरा देखना, अब खरबों एटम का ले रहा हूं, सिंगल एटम में बस इतना ही पॉसिबल है मैक्सिमम। अब यही बात मैं खरबों एटम पे कर रहा हूं कि यदि हमारे पास बहुत सारे एटम है और तब यही क्वेश्चन पूछा गया, तो कैसे आएगा आंसर? 1 2 3 4 5। अब जरा मेरे दोस्त देखिएगा, एक पॉसिबिलिटी तो यही हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है पहले 5 से जंप किया, 4 पे आ गया, रुक गया, 4 से जंप किया, 3 पे आ गया, फिर रुका, फिर 3 से जंप किया, 2 पे आ गया, फिर 2 से जंप किया, 1 पे आ गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? वो 5 से जंप करे, 3 पे आ जाए, और 3 से डायरेक्ट जंप करे, 1 पे आ जाए। ऐसी कोई लाइन है? चेक करो, नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यार वो डायरेक्ट 5 से जंप करे, 2 पे आ जाए, और 2 से 1 वाली ये पहले से है, तो ये नहीं बनाओगे। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? 5 से जंप करके डायरेक्ट 1 पे आए। अब देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 2 पॉसिबिलिटी बाकी है। 2 पॉसिबिलिटी कौन सी है? देखो 5 से जंप करे, 4 पे आ जाए, और फिर 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए। ये वाली देखो नहीं बनी है, चेक कर लो, है? तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है? कि और क्या पॉसिबिलिटी है? तो जरा देख लो, अभी एक लाइन बाकी है, एक कोई लाइन बाकी है, क्योंकि अभी 9 हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक कोई और लाइन बाकी है। काउंट करो कहां से लिख सकते हो। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक और कौन सी लाइन बाकी जो अभी हम लोगों ने नहीं बनाई है। 5 से 1 बना ली है, ठीक है, ये भी बना ली है। कौन सी एक लाइन बाकी जो अभी हम लोगों ने नहीं बनाई है? देख के बता सकता है कोई बच्चा? हाँ बिल्कुल बता सकता है। प्यारे बच्चों, टीचर की हेल्प करो, जल्दी से बताइए।
यस 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 यस, कौन सी ऐसी लाइन है जो अभी तक नहीं बनाई गई है? देखो 3 से 2 पे भी आ गए, 2 से 1 पे भी आ गए, है ना। 4 से 2 देखो जरा, 4 से 2 वाली कोई लाइन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि क्या करें, 5 से 4 आए, फिर 4 से 2 आए, ठीक है, और फिर 2 से 1 आए। तो देखो 10 लाइनें आई, 1 2 3 4 5 6 7 10, ये आया, ये आंसर आपने 10 निकाला है। ये कब निकलता है? जब एक एटम ना हो, बहुत सारे एटम हो। तो बहुत सारे एटम होंगे तो सारी पॉसिबिलिटी काउंट करनी पड़ती है। मगर जब क्वेश्चन में सिंगल एटम लिख दिया जाए तो ध्यान रखना आंसर कैसे निकालोगे। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी आपको फंसाते हैं, आप जोश में भागते चले जाते हो, आंसर लगा देते हो। ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या होगा? n-1 होगा। ये देखो 5th से गिरा था और ग्राउंड पे आया था, देखो कितनी वैल्यू आई, 4, n-1 ही तो आई है। तो जरा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं, यदि वो सिंगल एटम की बात नहीं कर रहा है तो पीछे वाले दोनों फार्मूले, यदि सिंगल एटम की बात कर रहा है तो ये फार्मूला लगाइएगा, ये वाला मत चिपका दीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपने ये चिपका दिया तो ये रॉन्ग है। ये तो कब है? जब बहुत सारे एटम हो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में खरबों एटम ने पार्टिसिपेट किया है ना, वो तो तब है। और खरबों एटम यदि नहीं है हमारे पास दोस्त, तो फिर हम वो थोड़ी कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तब हम वो थोड़ी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िएगा। यदि सिंगल एटम की बात कर रहा है तो n-1 आएगा, और यदि ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है तो ग्राउंड स्टेट के लिए n-1 डिवाइडेड बाय 2, और दो डिफरेंट एनर्जी लेवल के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। और इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतनी बात समझ गए सब लोग? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने क्या क्या बातें बताई, इनको समझ गए? किस किस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन और, जरा इस क्वेश्चन को करके देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द 4th एनर्जी लेवल। 4th एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशन है? अब भाई 4 से ग्राउंड पे आना है, तो 4 से ग्राउंड पे आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे दोस्त? 4 से ग्राउंड पे आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि डायरेक्ट वो क्या करे, 4 से ग्राउंड पे आ जाए, भाई यहां से गिरे डायरेक्ट यहां आ जाए। अब यदि एक एटम है तो ये पॉसिबिलिटी थी, मगर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक एटम की बात चल रही है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कोई एक एटम के लिए तो होता नहीं है, तो हमेशा आप मान के चलो कि खरबों एटम की बात चल रही है। वो जब स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाए तब ध्यान रखना कि वो एक एटम कह रहा है, और यदि कहीं कुछ नहीं लिख रहा तो हमेशा खरबों एटम, क्योंकि एक एटम का ग्राफ थोड़ी मिलेगा, और एक एटम का ग्राफ मिलेगा तो लाइनें 2-4 मिलेंगी, इनफाइनाइट लाइनें थोड़ी आ जाएंगी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, तो ये वाला तो सही है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 से 3 पे आओ, फिर 3 से 2 पे आओ, फिर 2 से 1 पे आओ, तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है। ऐसा भी कोई इलेक्ट्रॉन कर सकता है कि पहले वो डायरेक्ट जंप करे 4 से 2 पे और फिर 2 से 1 पे आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है। ऑल ऑफ द अबव, सभी पॉसिबिलिटी सही है। हम लोगों के साथ, सबके साथ ऐसा हो सकता है। सॉरी बच्चों, तो जरा देखो यार, मैंने ये बात बताई, अब यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ इसी जगह पे, ये जगह इंपॉर्टेंट है, तो इसी जगह पे इस बात को डिस्कस कर देता हूँ। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन कर पाता है, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उन्हीं का बन पाता है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम आयन, लिथियम डबल पॉजिटिव आयन, बेरिलियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। पहला पॉइंट। कुछ और पॉइंट जो बता रहा हूं, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे गैप कम होता जाएगा। ये देखो एनर्जी गैप जो है वो 2 से 1 सबसे बड़ा, यदि हम यहां से काउंट करें, फिर 2 से 3 और छोटा, फिर 3 से 4 और छोटा, सो ऑन, ऐसा ही छोटा होता चला जाएगा। ये देखो सबसे बड़ा गैप, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ये देखो लाइनें फंसती है। इसका मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो एनर्जी का गैप कम होता चला जाएगा। ये देखो, तो एक बात ये भी आपको याद रखनी है, ये सारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन करते रहिएगा, टाइम कम है इसलिए क्वेश्चन मैंने कम लिए हैं।
और आगे भी अभी करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो क्वेश्चन थे वो करा दिए। अब हम लोग बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। दोस्त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या है और किस तरह से काम करता है। देखो बताता हूं, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ये दोस्त क्या है, मेटल सरफेस है, ऐसा ये हमारा एक मेटल सरफेस है, ठीक है। अब इस मेटल सरफेस पे हमने एक फोटोन इंसिडेंट करा दिया, ऐसा क्या आ रहा है, फोटोन। अब जब फोटोन इंसिडेंट करा दिया तो फोटोन क्या है, एनर्जी का पैकेट है, इसका मतलब तुम कह रहे हो एनर्जी इंसिडेंट कराइए, और एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, h nu, या फिर क्या होगी, या फिर होगी hc/λ। आपने एक फोटोन इंसिडेंट कराया, हमने एक ऐसा मेटल सरफेस लिया है जो क्या करता है, थोड़ी एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। अब क्या होगा, जब आपने ऐसा किया होगा तो क्या हुआ होगा, जरा देखिए, मेटल सरफेस किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने एनर्जी गेन की होगी, और जब एटम के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन, अब इसने एनर्जी गेन की तो ये बाहर निकल आया होगा, ऐसे ऐसे, और एक्सीलरेट करता हुआ कहां चला गया, बाहर चला गया, इस तरह से। तो आपने क्या किया, एक मेटल सरफेस पर फोटोन डाला, उससे इलेक्ट्रॉन निकला और एक्सीलरेट करता हुआ बाहर चला गया, ये काम हुआ है। इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ मेटल सरफेस ऐसे होते हैं जिन पर आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालते हो तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं तो मेरे दोस्तों जरा बताना कि क्या होता है और उस पर कैसी बातें बनती है। तो जरा गौर से मेरी बातों को फोकस करिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपने इतनी एनर्जी डाली, ठीक, तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी है बचपन से, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपने क्या किया, h nu एनर्जी का फोटोन डाला है, ठीक, इसमें से कुछ एनर्जी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में निकल रही होगी, है ना, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to ionization या removal of electron in metal surface, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ होगा, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में चली गई होगी। क्यों, क्योंकि जब आपने फोटोन को डाला है तो यार मेटल जो है वो तो एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो जब आपने फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन ने ऐसे एनर्जी ली, और इलेक्ट्रॉन ने ऐसे एनर्जी ली और वो एनर्जी लेवल को क्या हुआ, छोड़कर चला गया, ऐसे। अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे था। अब जरा बताओ इनके बीच में क्या था, अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके वो ऐसे बाहर निकलेगा इस डायरेक्शन में। तो भैया अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी ना कुछ, और जो एनर्जी लगती है उसी को कहा जाता है W। नाम क्या होता है, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसी को नाम देते हैं W, वर्क फंक्शन, और इसकी वैल्यू होती है h nu नॉट। h nu नॉट फोटोन की एनर्जी है ना, तो फोटोन के रिस्पेक्ट में फोटोन का कुछ पार्ट इसने ले लिया, इसको कहते हैं h nu नॉट। तो नॉट, न्यू नॉट क्या होता है, न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये देखो। तो अब जरा मेरी बात को समझिएगा, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी मैंने डाली, इसका कुछ पार्ट कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। बचा हुआ पार्ट मेरे दोस्त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि बचा हुआ पार्ट जीरो है तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करते हुए बाहर क्यों जाएगा, उसको किसने एनर्जी दी कि वो दौड़ लगाते हुए बाहर जाएगा, वो बस मेटल सरफेस के ऊपर आके रुक जाएगा, बाहर क्यों भागेगा कि नहीं यार पूंछ में आग लगी है भागता चला जा रहा है।
तो उसको एनर्जी ज्यादा दोगे तभी तो है। जैसे मैंने 100 एनर्जी दी, 20 एनर्जी उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च कर दी। बची हुई 80 एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी में, भाग खड़ा होगा। मगर यदि हमने 100 एनर्जी दी है और उसको अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए 100 एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट थोड़ी होगी। तो देखो यार, जनरली इक्वेशन क्या बन के आई, ये बन के आई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें बच्चों की डिमांड पे, तो यार बच्चों की डिमांड से ये इक्वेशन ऐसे मॉडिफाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुमने काइनेटिक एनर्जी लिखी है, तो ये हो गया। ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके बाहर जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक इक्वेशन आ गई, hν इक्वल टू W प्लस हाफ mv²। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन ही तो निकाल रहे हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो, किसी बच्चे ने कहा सर ठीक है, ये तो आपने बड़ी मस्त बात लिखी है ना, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को सर यदि हम ऐसा लिख ले तो आप क्या बुरा मानोगे, hν इक्वल टू hν नॉट प्लस हाफ mv²। तो हमने कहा नहीं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि W की वैल्यू hν नॉट होती है। अब जरा यहां से एक बात को समझिएगा, मैं कहानी को थोड़ा और आगे ले चलता हूं। हमारे पास प्यारे बच्चों इक्वेशन ये है, hν इक्वल टू hν नॉट प्लस हाफ mv²। ऐसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर कुछ केस बनते हैं। केस नंबर 1 गौर से देखिएगा कि क्या केस बनते हैं। केस नंबर 2 और केस नंबर 3। जो फोटोन आप डाल रहे हो, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो क्या होगा, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो क्या होगा। क्या कोई बच्चा इन सब बातों को बता सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चे सब कुछ बता सकते हैं। जरा बताना, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली फ्रीक्वेंसी है। यदि आप इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इमिट भी होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और आपने इससे ज्यादा डाली है, तो बची हुई फ्रीक्वेंसी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, है कि नहीं? क्यों दोस्त? अच्छा, अब ये किया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और आपने उतनी ही फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाला है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा मगर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि सारी एनर्जी तो निकालने में चली जाएगी। अब इसमें देखो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और उससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाल दिया है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, है ना। इलेक्ट्रॉन नो इमिशन, नो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो तीनों केस है कि कब कब क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यदि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालेंगे तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, यदि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालेंगे तो इनमें से कौन सी बात सही होगी। ठीक है। अब एक और बात, इसी जगह पे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बहुत अच्छा है, गौर समझिएगा। पहले मैं क्या कर रहा था, फ्रीक्वेंसी डाल रहा था म्यू। इफ, गौर से मेरी बात समझिएगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन इज डबल, यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को डबल कर दिया जाए तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
मे बी। तो मेरे दोस्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी या फिर ग्रेटर देन डबल, पहले वाली से ग्रेटर देन डबल, ठीक है, डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, बता सकते हो? ठीक है, हाफ हो जाएगी, चलो हाफ लिख देता हूं, है ना, हाफ हो जाएगी, हाफ हो। ये देखो बच्चों, यदि मैं कहता हूं कि पहले मैं वी फ्रीक्वेंसी का, पहले जो फ्रीक्वेंसी डाल रहा था उस फ्रीक्वेंसी को मैं डबल कर देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल या ट्रिपल? तो गौर से मेरी बात को समझिएगा। हमारे पास क्या है, ये है, ये देखो हमारे पास इसका क्वेश्चन भी है, ये देखो क्वेश्चन, अच्छा हुआ क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट इन ए मेटालिक प्लेट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। चलो अब इस क्वेश्चन को रफ भी कर दो क्योंकि हमें क्वेश्चन आगे मिल गया है। ये देखो, तो आप बताओ यार क्या होगा, ठीक है, चलो लिखा रहे, बताओ मेरे दोस्तों कि यदि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या आना चाहिए। हमने फ्रीक्वेंसी को डबल किया है, तो देखना जरा गौर से, देखो मेरे बच्चों, एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं। और ये वैल्यू मेरे दोस्त क्या है, एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए कांस्टेंट। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो मेरे दोस्त ये तो उतना ही खर्च होगा, और अब जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो पूछी जा रही है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी 1 और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी 2। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 2 और 1 के बीच में क्या रिलेशन होगा, बस यही पूछ रहा है। बताओ कैसे निकाला जाए, बता सकते हो तुम? देखो मैं 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर देता हूं, आप अच्छे से देखिएगा। हमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, एच न्यू की वैल्यू डाल दी, एच न्यू की वैल्यू ये लिखी है, इसी को डाल दिया, 2 एच न्यू नॉट, ठीक है, गौर से देखिए, प्लस, ठीक है, ऐसा करो, इसकी वैल्यू न डाल के आप इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यू डाल दी, कितनी वैल्यू डाल दी, एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। बात समझ पाए कैसे किया, इसकी वैल्यू यहां से निकाल ली और यहां पे चिपका दी, तो जैसे ही तुम चिपकाओगे तो देखो क्या आ गया। इसको सॉल्व करो मेरे दोस्त, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। तो जैसे ही बच्चे आप ये काम करोगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एच न्यू प्लस के आई 1 इक्वल टू के आई 2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर इस एच न्यू की वैल्यू डाल दो। अब जरा देखो मैं लिखने जा रहा हूं, 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि आप मेरी बात को पकड़ पाए होगे तो तुमने समझ लिया होगा कि सर ने क्या लिखा है। देखो दोस्त, मैंने इस एच न्यू की फिर से वैल्यू डाल दी, एच न्यू नॉट प्लस के आई 1। तो एच न्यू नॉट के आई 1 एक पहले से लिखा है, एक के आई 1 आया तो 2 हो गए। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का डबल प्लस समथिंग, मतलब डबल से भी ग्रेटर। तो डबल होगी गलत, हैवन होगी ग्रेटर, इंक्रीजेस मोर देन डबल ऑफ प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी से डबल काइनेटिक एनर्जी का फोटोन निकलेगा। बात तो समझ पाए ना मैंने क्या किया, देख रहे हो भाई? जब तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो ये इक्वेशन आई। अब मैंने कहा यार हमें काइनेटिक एनर्जी 2 और 1 के बीच में रिलेशन चाहिए ना, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो मैंने इनको हटाया, इसकी वैल्यू मैंने उठा के ऊपर से डाल दी। जब सॉल्व किया तो ये आया। अब इससे भी पता नहीं चल रहा, एच न्यू की वैल्यू मैंने फिर ऊपर से उठा के डाल दी। तो अब जरा देखो, सारी बातें कांस्टेंट के फॉर्म में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी दूसरे की जो होगी पहले वाले से डबल भी होगी और उसमें कुछ जुड़ भी रहा है तो डबल से भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मगर उससे पहले मैं thोड़ा और बातें आपको पढ़ा दूं, ये बात आप समझ पाए। अब कहानी को थोड़ा सा और ले लेते हैं, गौर से देखिएगा। एक बात होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। ये क्या टर्म है, ये क्या होता है, तो जरा गौर समझिए।
number of photon incident per unit area per second. Number of photon incident per unit area per second. Number of photon incident per unit area per सेकेंड। मतलब एक यूनिट एरिया में पर सेकेंड कितने फोटोन गिर रहे हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ फोटोन का मतलब क्या है? एक यूनिट एरिया में कितने फोटोन गिर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। तो अब जरा एक एक करके मेरे कई क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जरा बताइएगा, नंबर ऑफ if intensity of photon increases, यदि हम इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इंक्रीज कर दें तो बताओ जरा क्या क्या होगा। यदि हम इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इंक्रीज कर दें तो क्या क्या होगा मेरे दोस्त? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इंक्रीज करने का मतलब तुम क्या कह रहे हो? जो गिरने वाले फोटोन है उनके नंबर इंक्रीज किए गए हैं, उनकी एनर्जी नहीं। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इंक्रीज करने का मतलब क्या है? ये मेटल प्लेट है। पहले आप क्या कर रहे थे? पहले आप 5 फोटोन यहां से डाल रहे थे, ये फोटोन है, पहले ये था। आपने क्या किया? इंटेंसिटी इंक्रीज की। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? आप अब जो है पहले से ज्यादा फोटोन डाल रहे हो, ये किया है आपने। गिरने वाले फोटोन के नंबर बढ़ाए हैं, ये किया है, आप ये कर रहे हो। इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब मेरे दोस्त समझ पाए क्या हुआ? इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, वो बढ़ाया है। तो तुमने पड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के मतलब गिरने वाले फोटोन के नंबर बढ़ाए हैं, और गिरने वाले फोटोन के नंबर बढ़ाओगे तो क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, क्या क्या चीजें कम रहेंगी? तो जरा बताना, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ेंगे? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए। तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। किसी ने कहा कैसे? अरे भैया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसकी एनर्जी कोई भी हो, बस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इमिट करता है। बाकी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा? बाकी एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बाकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। सपोज करो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए और हमने 6 जूल का फोटोन डाला है, तो क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा? नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सरफेस फिनोमिना है और सिंगल काम करता है, मतलब सिंगल फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो यदि तुम 6 जूल का डालोगे तो 2 निकालने में चली जाएगी, बची हुई 4 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मेरे दोस्त बताओ, आपने फोटोन के नंबर बढ़ाए हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। फोटोन के नंबर बढ़ाए हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? कांस्टेंट या सेम? काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी? तुमने फोटोन की एनर्जी थोड़ी बढ़ाई है, तुमने फोटोन के नंबर बढ़ाए हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तुमने फोटोन के नंबर बढ़ाए हैं तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी तो तब बढ़ती है जब फोटोन की एनर्जी बढ़ाओ। क्यों? कि जब फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यदि आप इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इंक्रीज करते हो तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। मगर यदि हम एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज करोगे या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
मगर इमिटेड इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। मतलब ये, यदि हम क्या करें, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज कर दें, फोटोन इंक्रीजेस, तब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम क्या कर रहे हो, जरा देखो, फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहे हो, है ना? इसका मतलब ये है। अब जब तुम फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे मेरे दोस्त, तो बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन वो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन नहीं, सेम रहेंगे। तो बढ़ेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगी। किसी बच्चे ने कहा सर कैसे? तो ये बात मेरे हिसाब से तुम समझ भी गए होगे। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, अभी तो कराया था। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, तो उसकी एनर्जी बढ़ाने से 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकल जाएंगे, वो तो एक ही निकालेगा। बात समझ रहे हो ना? तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन ज्यादा कर दिए हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये, गिरने वाले जो फोटोन है उनके नंबर तुमने ज्यादा कर दिए। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये, ठीक है? इनके ग्राफ भी बनेंगे। अब जरा बताओ, जैसे मैं ग्राफ बनाऊं, अब मैं थोड़ा ग्राफ भी खींच देता हूं, जरा देखिएगा। अब मैंने ग्राफ 2 खींचे, एक ये ग्राफ है, ठीक है? क्या है? इंटेंसिटी इधर है, इंटेंसिटी, और इधर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। एक ग्राफ तो ये बनाना है। अब आप इंटेंसिटी बढ़ाते चले जा रहे हो, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मगर यही ग्राफ आपने ऐसे बना दिया तो इधर इंटेंसिटी है, और इधर क्या है? इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। और यही बात यहां पे आ जाए, ये देखो, अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो जरा बताओ आपने क्या किया है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाया है, इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी यहां से। क्यों? पहले तो वर्क फंक्शन में एनर्जी खर्च होगी ना यार। जैसे फ्रीक्वेंसी देखो, गौर समझना, ये देखो, पहले क्या होगा? पहले ये लगेगा, और ये किसमें खर्च होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगता है। जब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने लगेगी तब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना, और जब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तब बढ़ना चालू होगी। तो शुरुआत वाली जो फ्रीक्वेंसी तुम दे रहे होगे वो किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? वर्क फंक्शन में, है ना? तो थोड़ा सा ग्राफ गलत जगह से उठ गया है मेरे हिसाब से। तो पहले फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। हाँ सही है, बात समझ पाए? जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, 0 है, शुरुआत में 0 है। क्यों शुरुआत में 0 है? क्योंकि पहले जो शुरुआत की एनर्जी होगी वो तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाएगी ना। जब इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर चुका होगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर से चालू होगी। कब तक? कब चालू होगी? जब इतनी फ्रीक्वेंसी खर्च हो चुकी हो। इस फ्रीक्वेंसी के बाद की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है कि नहीं? तो ये ग्राफ थोड़ा सा उल्टा बन गया था। आप फ्रीक्वेंसी इधर रखो, काइनेटिक एनर्जी इधर रखो, है ना? काइनेटिक एनर्जी इधर रखिए और फ्रीक्वेंसी इधर रखिए। अब ग्राफ का फ्लो सही है, नहीं तो ग्राफ का फ्लो गलत था। ये देखो, इतनी एनर्जी खर्च हो गई। जब इतनी फ्रीक्वेंसी खर्च हुई तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0।
और क्यों जीरो है, थोड़ा सा साफ लिख देता हूं। ये देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेरे दोस्त कितनी है, जीरो। क्यों? क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती है, इसके आगे की फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली। तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। तो यार हम लोगों ने ये बात कर दी, अब इसी बात पे एक और बात कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू emit a photon electron zero velocity from the surface of the metal. The wavelength of incident light is. अब वो कह रहा है कि यार एक इलेक्ट्रॉन निकला है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो गई तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। अब आप पूछ क्या रहे हो, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप इसकी वेवलेंथ पूछ रहे हो, ये चीज पूछ रहे हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो वेवलेंथ आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये कट गए, सी कट गए, तो सी कट गए, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया। आप हमसे ये पूछ रहे हो तो हम ये निकाल देंगे। हम क्या निकाल देंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, हमें पता है एससी लैम्डा नॉट इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल लेना, बस आंसर मैच कर जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या हुआ? उसने कहा कि हमारे पास वर्क फंक्शन की एनर्जी दी है, वर्क फंक्शन देकर वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ पूछ रहा है। वर्क फंक्शन देकर इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ पूछ रहा है, मगर साथ में कह रहा है कि जीरो काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। जीरो वेलोसिटी मतलब जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बेटा मेरे जीरो हो गई तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये बराबर हो गए तो लैम्डा भी बराबर हो गए। इसका मतलब आप इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी निकालो या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दो, बात एक ही है। वो घुमा रहा था कि यार इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कैसे निकलेगी जब कुछ दिया ही नहीं है, निकल आएगा। क्यों? दोनों आपस में बराबर है ना। आप बस फार्मूले में वैल्यू डाल के आप लोग निकाल लीजिएगा। हाँ बच्चों, अरे यार अब देखो थैंक यू आ गया है, तो आज के लिए यहीं पे क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।